हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए उसे जो पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें आपका क्या था, न्यूट्रिशन था। तो न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखे कि फूड अपने को जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का रिप्लेनिश होना जरूरी है। ठीक है, रिप्लेनिश होना जरूरी है, मतलब कि जो मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका मूवमेंट होते रहना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसको रिकवर होना चाहिए। वो रिकवर अगर नहीं होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये रिपेयर्ड, इसका रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो अब हम लोग क्या हुआ कि हम लोग जब फूड खा रहे थे तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जैसे ही आप फूड ले रहे थे, तो फूड खाने के बाद आपका फूड से आपको क्या क्या मिल रहा था, आपका जो स्टार्च था या कार्ब्स था वो क्या किस चीज में चेंज हो रहा था, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो था आपका सिंपलर फॉर्म में जाके ग्लूकोज बन रहा था। फिर आपने खाया, यानी जब प्रोटीन फूड में क्या था, बेसिकली स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, यही था। ठीक है, डाइटरी फाइबर भी होता है लेकिन वो मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, स्टूल वगैरह का मूवमेंट के लिए वो जरूरी होता है। जब फूड आप खाते हैं तो बेसिकली जब फूड बताएंगे आगे लिंक होगा। तो देखिए प्रोटीन जो होता है क्या होता है, इसको सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड में टूट रहा था और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट रहा था। आपको बताया थे, देखे थे इस तरह से चीजें हो रही थी। तो अब देखिए हम लोग का बेसिक क्या है न्यूट्रिशन में, हम लोग न्यूट्रिशन में देखें कि किस तरह से मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका मूवमेंट कंटिन्यू होते रहना चाहिए। तो उसके लिए रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो उसके रिपेयर्ड के लिए हम लोग को फूड की नेसेसरी होता है। अब फूड की जब नेसेसरी होता है तो उस फूड से हम लोग को एनर्जी एक्चुअली मिलता है। तो वो एनर्जी कैसे मिलता है, तो हम लोग देखते हैं फिर डाइजेशन की। जब हम फूड खाए तो उसके साथ हुआ क्या, तो हम लोग डाइजेशन में क्या देखे, प्रोटीन फैट, अब जब जो कि बेसिकली सिंपल फॉर्म में यहाँ टूट रहा था डाइजेशन होने के बाद। तो जब डाइजेशन हो रहा था तो हम जैसे ही मुंह में खाना खाते हैं तो उसको हम लोग क्या खाते हैं, उस खाने को क्या बोलते हैं, जैसे ही मुंह में लिए आप तो म्यूलिन वगैरह मिलता है, उस फूड को चिपचिपा बनाता है कि आगे वो मूवमेंट हो सके। लाइसोजाइम होता है जो कि क्या करता है, लाइसोजाइम जो भी आप कीटाणु वगैरह है, जो भी जर्म्स वगैरह है उसको क्या करता है, मारता है। अब वो जर्म्स वगैरह को लाइसोजाइम मारता है। ठीक है, आपको ये लाइसोजाइम जो होता है आपका जो मौत है उसी में ये लाइसोजाइम पाया जाता है। तो बहुत सा एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि आपका जो कार्ब्स वगैरह खा रहे हैं तो उसका उस स्टार्च हो गया, कार्ब्स हो गया, उसका सिंपल फॉर्म ग्लूकोज है। लेकिन वो डाइजेशन होना मौत से ही स्टार्च का शुरू हो जाता है। मौत में डाइजेशन होता है लेकिन पूरा नहीं, लेकिन वहां से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एमाइलेज वगैरह, डाइटेज वगैरह आपका मौत में भी रिलीज होता है। ठीक है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, ये सब आपका क्या है आपका ग्लैंड होता है जो कि रिलीज करता है लाइसोजाइम, वहीं से रिलीज हो रहा होता है। जो अभी दो हम आपको बताए, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो ठीक है, इनसाइड और भी अगर यहाँ से नहीं प्रोटेक्शन हो रखा है तो फिर अंदर जब जाता है तो आप देखते हैं कि मौत में जो होता है आपका फूड, उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। ठीक है, बोलस बोलते हैं मौत में। उसके बाद जब आगे वो बढ़ता है, ठीक है, ये मौत हो गया, आगे बढ़ा, तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, फायरिंग्स होता है, फिर आगे जाइएगा तो लैरिंग्स होता है। उस तरह से आपका जब इधर चले जाते हैं, यहाँ पे दो चीज होता है ना जी, यहाँ पे आपका यहाँ से दो चीज हो जाता है, एक तो ऐसे कट जाता है, एक ऐसे कट जाता है। ठीक, लैरिंग्स यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका एपिग्लोटिस होता है। बताया था आपको, एपिग्लोटिस यही डिसाइड करता है कि खाना है तो किधर जाएगा, और हवा है, एयर ले रहे हैं तो किधर जाएगा। यहाँ से आपका आप लंग्स बना लीजिए और यहाँ से आपका पेट की तरफ ये लेके चले जाइए, ऑसोफेगस के होते हुए स्टोमक के थ्रू, स्टोमक से इस तरह से मतलब आपका बन जाएगा। तो ये एपिग्लोटिस होता है। इधर लैरिंग्स चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। तो अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यही एपिग्लोटिस मैंडिबुलर आपको बताए थे, एब्लेगांटा आपका क्या था, एपिग्लोटिस जो है वो गाइडेड हो रहा था ब्रेन के एक पार्ट से। ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, उसके थ्रू वो क्या होता है, गाइड हो रहा होता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा के थ्रू एपिग्लोटिस गाइड हो रहा होता है। तो एक्चुअली अब यहाँ खाना खाए तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, बोलस बोल दिए। ठीक है, अब जब वो आएगा अपना नीचे उतरेगा, फायरिंग्स क्या होता है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना आपका मौत का, वही फायरिंग्स होता है यहाँ। उसके बाद ये जब उतरेगा नीचे तो अब डिसाइड करेगा कि जाना क्या है, जाना कहाँ, तो ये एपिग्लोटिस इसको गाइड कर देगा कि इधर जाना है, कि इधर अगर खाना रहेगा तो किधर जाएगा, पेट में चला जाएगा। तो इधर वाला बंद हो जाएगा और इधर वाला खुल जाएगा। एपिग्लोटिस इधर वाला खोल देगा। मेडुला ऑब्लिंगाटा माइंड का एक पार्ट है, उससे ये गाइड हो रहा होता है कि किसको खोलना किसको बंद करना। बस खाली आप फंक्शन बता रहे हैं, बाकी तो मैंने पढ़ाई आपको। तो ये अब अगर एयर लिया है तो आप इधर चला जाएगा। अब इसी में आपको बताए थे कि ये क्या होता है, इस तरह से इसमें रहता है, इस तरह से रहेगा आपका, ऐसे यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से इधर भी बना हुआ रहेगा, बहुत गुच्छा रहेगा। यहीं पे आपका क्या था, एल्वियोली था, एल्वियोली, ये आपका एल्वियोली यहीं से एक्सचेंज हो रहा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। यही अपना है, ये क्योंकि नाजुक होता है इसलिए हम लोग विद इन द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर है। ठीक है, बाहर रहेगा तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत डिलिकेट रहता है, नाजुक रहता है। तो ये
बाहर के इम्पैक्ट की वजह से ये डिस्टर्ब होगा, तो चीजें फिर अच्छा से हैपनिंग नहीं होगा। तो ये हम लोग का इनसाइट रहता है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली जब ये सारी चीजें हैं, ठीक है, बोलस, तो अब हम लोग पहले डाइजेशन देखते हैं। पहले हमको आप न्यूट्रिशन बताएं, फिर डाइजेशन देखेंगे, फिर आपको रिस्पायरेशन देख लेंगे हम लोग, और रिस्पायरेशन के बाद हम लोग क्या ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, फिर एक्सक्रीशन देख लेंगे। ठीक, तो अभी हम डाइजेशन में आते हैं। तो फूड खाएं आप, यहाँ से आपको जो चीजें बताएं वो हुआ, उसके बाद आपका नीचे उतरता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। आपको बताया था पेट में जाता है। तो जो आपका स्टोमक होता है वो 3 भाग में बटा हुआ था। वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, और उसके बाद पेप्सिन। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन को ये रिलीज होता है वहाँ। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, और पेप्सिन नहीं, और इसको क्या करता है, पेप्सिन पहले रिलीज नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है कि ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है किस चीज के लिए, डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन का। ठीक है, तो ये चीज हो रहा होता है यहाँ पे। तो आपको ये और भी चीज होता है, रेनिन वगैरह भी, लेकिन खैर हम जो बुक में है आपका एनसीईआरटी में उसी सिलेबस पे हो ना, तो उसी पे आप रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या होता है, सारा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद ये चीज क्या होता है कि ये आपका पेट में ये सारा चीज होता है। उसके बाद अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये एसिड होता है, ये म्यूकस, ये सब डाइजेशन में आपका हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है फूड को। अब यहाँ पे जिसमें पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में क्या करता है, ये प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टोन बदल देता है। पेप्टोन में प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद यहाँ से अब खाना क्या होता है, यहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना आता है तो इसका भी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, इसका भी पार्ट। जिस तरह से इसमें कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इसमें रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज का सेक्रेशन। तो पैनक्रियाज अच्छा काम कब करेगा, पैनक्रियाज से लाइट एंजाइम निकलता है, ये अच्छा काम कब करेगा, ये जो कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, आपका लाइपेज फैट को डाइजेशन करता है, एमाइलेज आपका स्टार्च को करेगा, और ट्रिप्सिन आपको किसको करेगा, ट्रिप्सिन आपको कर देगा प्रोटीन को। अब ये जो होता है पैनक्रियाज अच्छा काम अल्कलाइन में करता है, जबकि फूड यहाँ एसिडिक आ रहा है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। ड्यूडेनम क्या करता है, 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, एक क्लोस्टोकाइनिन करता है और एक सेक्रेटिन करता है। क्लोस्टोकाइनिन क्या करता है कि लीवर को गाइड कर रहा होता है कि आप क्या करो, बाइल जूस को बाइल कर लो या गॉल कर लो, बाइल या गॉल जूस आप रिलीज करो, ताकि क्या हो कि मेरा फूड जो है एसिडिक से बेसिक मीडियम में आए। तो ये क्या करता है, बाइल पहले से स्टोर करके रहता है, जिसको स्टोर हो जाता है तो उसका गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली उसका काम करना पड़ेगा, तो उसमें डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जल्दी क्या कर पाएगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इंस्टेंटली जो चीज हो रहा होता है। तो और भी बहुत सा फंक्शन है, तो वो क्या होगा, और भी फंक्शन की वजह से डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अच्छा से उसमें काम नहीं करता है, जिसका गॉल ब्लैडर नहीं रहता है। ठीक है, जिसका स्टोन हो जाता है तो उसमें गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है काट के। तो एक्चुअली देख रहे हैं लीवर का फंक्शन क्या है, ड्यूडेनम क्या कर रहा है, क्लोस्टोकाइनिन की वजह से लीवर को गाइड कर रहा है कि आप बाइल निकालो। तो लीवर बाइल निकाल के पहले एक्चुअली जिसमें गॉल ब्लैडर है उसमें पहले से स्टोर रहता है, तो वहां से जैसे ही गाइड करेगा तो गॉल ब्लैडर से उसका बाइल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे हो रही थी और अल्कलाइन बन गया आपका। अब अल्कलाइन जब बन गया तो पैनक्रियाज अब क्या करता है कि ड्यूडेनम जो है सेक्रेटिन हार्मोन भी निकालता है और पैनक्रियाज को गाइड कर रहा होता है कि आप लाइट एंजाइम निकालो, ताकि क्या हो, डाइजेशन और फर्दर हो। तो अब जैसे ही लाइट निकलता है तो अब जो भी फूड आपका आया, तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम निकला आपका, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका डाइजेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये यही स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि फूड आपका आगे प्रोसीड करता है। इलियम में जो होता है आपका, इलियम में इरिप्सिन निकलता है, तो फाइनली क्या होता है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में इरिप्सिन की वजह से बन जाता है, और ट्रिप्सिन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और पेप्सिन की वजह से पेप्टोन में कन्वर्ट होता है, बता दिए। और इलियम की वजह से क्या हो जाएगा, वो एमिनो एसिड में फर्दर कर, तो आपका जो फर्दर कंप्लीट डाइजेशन होता है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज में टूट गया, ये एमिनो एसिड में, और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। आपका क्या होता है कि आपका जो लीवर है, जो गॉल निकाला, गॉल जो है आपका फैट का जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है ना, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में भी तोड़ता है, ताकि लाइपेज जो है एक्ट जब करे, पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम लाइपेज जो है वो जब एक्ट करे तो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो गॉल क्या करता है, इसमें भी हेल्पफुल होता है कि वो बड़ा मॉलिक्यूल जो फैट का होता है उसको छोटा मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड मूव
बढ़ता है फर्दर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है जिसको हम लोग सीकम बोलते हैं। ठीक है, सीकम बोलते हैं। और यही लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड मूव कर रहा होता है तो इस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फूड को हम लोग काइल बोलते हैं, काइल। ठीक, इस फूड को हम लोग काइल बोलते हैं। और जब आपका स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन से आपका अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ से के थ्रू आपका रेक्टम के थ्रू एनस से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, आपका फूड यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्टी है, मतलब आई मीन थोड़ा रिसर्च वाला है। तो उस क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन आप मानिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बाकी यहाँ से आपका निकल जाएगा। डाइटरी फाइबर वगैरह अगर अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि आपका मूवमेंट जो है अच्छा होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, यहाँ पे जब खाना आप खाएं तो इसका एक मूवमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से हमेशा आप फूल एकदम नहीं खाना चाहिए कि आपको जब महसूस हो रहा है कि पेट मेरा भर चुका है तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट में दिक्कत होगा तो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ मूवमेंट भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो पूरा भर पेट नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ा कम ही खाना चाहिए। अपना जितना भी खाते हैं उससे 10% 20% आप कम खाइए। उस एजिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कम खाने का। कम अगर आप खाओगे तो आपका एजिंग जो होता है आप लंबा समय तक जियोगे। ठीक है, अगर मल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, समझ गए। वो सब खैर एक अलग टॉपिक हो जाता है। अगर इंडिविजुअल एक टॉपिक लेके बनाऊंगा किसी टॉपिक पे ना तो उसमें बताऊंगा आपको, क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है। तो अब देखिए यहाँ पे तभी खाली बेसिक आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे इस तरह से हो रहा होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका यहाँ गया रेक्टम में गया, फिर एनस के थ्रू आपका फूड निकल गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक चीज और भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लीवर जो है बिलोरुबिन छोड़ता है जो कि येलो कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल येलो कलर का दिखता है। ये क्या करता है बिलोरुबिन कि जो फूड आप खाए हैं तो वो जल्दी सड़े नहीं, अगर सड़ जाएगा तो आपका जो सिस्टम है अंदर उसमें क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत तरह का जर्म्स वगैरह क्रिएट होगा जो कि आपको डैमेज करेगा, सेल्स वगैरह जो भी है सारे सिस्टम को डैमेज करेगा। तो ये बिलोरुबिन छोड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक सड़ने नहीं देता फूड को। ठीक है, तो ये लीवर जो कि ये येलो कलर का होता है, इस वजह से आपका स्टूल येलो कलर का दिखता है। तो ये आप देखें यहाँ पे आप कि डाइजेशन आपका किस तरह से हुआ। तो डाइजेशन में आप देखें कि सारा सिंपल फॉर्म में ये टूट के बन गया। क्या ये यहाँ से एनर्जी मिल जाएगा, तो नहीं, अभी तक एनर्जी नहीं मिलता है, अभी तक एनर्जी नहीं मिला, अभी फूड सिंपल फॉर्म में टूटा है। अब यहाँ से आपका रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है। जब रिस्पायरेशन होता है तो रिस्पायरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। यहाँ पे आपका एल्वियोली बनाए थे तो यहाँ पे एल्वियोली में आपका एक्सचेंज पॉइंट हो गया। लेकिन क्या एक्चुअली में यहाँ पे जो एक्सचेंज पॉइंट हुआ तो आपका जो ब्लड आता है, ब्लड, तो ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन ये ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लिया और सब जगह पहुंचा दिया। तो जैसे ही सब जगह पहुंचाता है तो हम आपको बताए थे कि ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो होता है इसका, ये टूट जाता है साइटोप्लाज्म में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में, जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। ऐसा कितना मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है, जिसमें एक पायरुवेट में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होगा। तो ये यहाँ पे बनता है, ये साइटोप्लाज्म बनता है। उसके बाद 2 होता है बिना ऑक्सीजन का जो जल जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक, और जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक। तो यहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया वाला में जो आपका जाता है, यहाँ पे 2 चीज आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला में। ठीक है, यहाँ से 2, एक लैक ऑफ, जब आपका ऑक्सीजन का कमी होता है तो यहाँ पे आपको बताया था कि क्या बनता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है तो यहाँ पे बताया था आपको क्या बनता है, बेसिकली 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यहीं से बनता है आपका ये एनर्जी। ये जो एनर्जी अब मिला है, यहाँ से आपको वो एनर्जी मिलता है जो आप यूटिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एनर्जी नहीं मिलता है, यानी आप सांस नहीं लीजिएगा तो आपका फूड खाना ना खाना बराबर है, आपका एनर्जी नहीं मिलेगा। तो एनर्जी कब मिलता है, जब ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो होता है वो ब्रेकडाउन होता है। इस सब में होता है, हर ऑर्गेनिजम्स में ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। यहाँ के बाद दो सिनेरियो बढ़ता है, एक ये सिनेरियो बढ़ता है, एक ये सिनेरियो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ के बाद किसी में ये वाला होगा ही नहीं, खाली ये होगा, किसी में ये, उसके बाद ये वाला होता है। तो ये वाला सब में होता है साइटोप्लाज्म में जो आपका हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन रहा है, पायरुवेट्स का बन रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स में कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा होता है। यहाँ से जो बना यही एनर्जी है। एक्चुअली ये चीज यहाँ से यहाँ होने के लिए भी इसको 4 ATP की जरूरत पड़ता है, बताया था आपको। इसमें 2 ATP इस्तेमाल होता है, 2 ATP सही रह जाता है। उसके बाद यहाँ से ये जब होता है ना, तो यही पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड जो टूटता है वो 18 ATP में टूटता है, और प्लस तो दो बताए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट यहाँ क्रिएट होता है। तो एक मॉलिक्यूल 18 कितना में टूट गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो है वो टूट गया 18 ATP। तो 18 2 है तो 18 36, और प्लस 2 ये जो
4 ATP का इस्तेमाल होता है ये करने में, लेकिन 2 इस्तेमाल में आता है, 2 यूज में होता है। ये से ये होने में 2 ही यूज होता है, 2 रह जाता है। तो 18 36 प्लस 2 38, यही 38 ATP होता है, ये ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज होता है, यही क्रेब साइकिल पूरा, यही सेल को चाहिए रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम बहुत कुछ होता है। तो ये चीज होता है, तभी चीजें हो रही होती है, और यही रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। एनर्जी अगर नहीं मिलेगा तो रिपेयर होगा नहीं, तो चीजें, तो इस दौरान आपका बहुत सा चीज क्या है जो हार्मफुल क्रिएट होता है। ये जो चीजें हो रहा है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें बहुत सा हार्मफुल चीज भी क्रिएट होता है, जो कि अगर बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से तो बॉडी को चोक करेगा, बॉडी को फ्रीज कर देगा, बॉडी को काम करने से रोक देगा, बॉडी को काम करने में लैग पहुंचाएगा, अच्छे से काम करने नहीं देगा। तो ये जो होता है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये जो एनर्जी तो मिला, लेकिन साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी के लिए सही नहीं है, बहुत तरह से सही नहीं है, वो अपने आप में टॉपिक है, लेकिन उस छोड़िए, इंडिविजुअल टॉपिक लगे तो बताएंगे। तो ये देखिए, ये अब यही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो यही क्या होता है कि जब आप ब्लड जो होता है क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को। ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हम ये क्या कर रहा है, लंग्स क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है ब्लड को। ब्लड को प्यूरिफाई करना मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड करना, वही प्यूरिफाई कहलाता है। फिल्टर करना अलग होता है, फिल्टर करना बताएंगे हम क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ब्लड लेके आता है और इस तरह से सेल्स, हर सेल्स में दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दिया। तो अब ये यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये चीजें नहीं हो रही होगी। तो ये चीजें जब नहीं हो रही होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये होना चाहिए। तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिला, और उसके बाद ये जो फूड आपका आप खाना खाए हुए हैं तो ये यहाँ से ये हुआ, और इसके बाद जो होना प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी जो एनर्जी मिलेगा, तभी यही एनर्जी इस्तेमाल होता है। ये एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता है, ये होने के बाद और सिंपल में टूटता है वो। तो वो और सिंपल में कैसे टूटा ये बता दिया आपको। अब यहाँ पे जो चीजें हो रही होगी है, ये इस तरह से हो जाता है, और उसके बाद क्या करता है, फिर ब्लड जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है, बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। वही ब्लड लेके आता है कार्बन, क्या हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ कैरी करता नहीं। आपको हम बताए थे कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 60% के आसपास प्लाज्मा होता है, और इसमें 60% प्लाज्मा भी 90% वाटर से बना हुआ होता है। तो क्या खून में पानी होता है कि नहीं होता है, और होना भी चाहिए, जरूरी भी है, ठीक है। तो ये ब्लड जो होता है आपका 60% हो गया प्लाज्मा, और 40% कार्पसल्स होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, बताया था आपको। अब ये 90% होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इसमें भी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डिजॉल्व फॉर्म में, बिना डिजॉल्व फॉर्म में भी कैरी ऑन होता है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी ऑन करना, तो ब्लड के थ्रू ही हो रहा है कैरी। तो ब्लड में ही ये सारा चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी के अंदर आ जाइएगा तो हीमोग्लोबिन। तो सिर्फ हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कैरी ये भी करता है, ठीक है। प्लाज्मा भी करता है, डिजॉल्व फॉर्म में भी, अनडिजॉल्व फॉर्म में भी। तो कैरी ये भी सिर्फ, तो ये मिथ, ये मतलब दिमाग में सिर्फ बैठा के मत रखिए कि सिर्फ हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे फिर आएगा एल्वेली में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि नाइट्रोजन जो होता है आप लेते हैं 78% आउट करते हैं, हाँ। ऑक्सीजन लेते हैं 17%, 21% आउट करते हैं। सॉरी 21, ऑक्सीजन कितना लेते हैं, हाँ ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% आउट करते हैं। लेते ज्यादा है, 21% लेते हैं, लेकिन आउट 17% करते हैं, यानी 4% का इस्तेमाल हो जाता है। और आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और 4.6% आउट करते हैं, ठीक है, इतना आउट करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना बन रहा है यहाँ पे, उसी को आउट कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हो जा रहा है। और जो हम ज्यादा ले रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन हमारा अंदर में इस्तेमाल हो जा रहा है ये प्रोसेस होने में, इसलिए हम आउट कितना कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं 17%। तो अब यहाँ पे हम कैपेसिटी वगैरह क्या होता है वो सब बताया था, हम सिर्फ फंक्शन बता रहे हैं आपको। अभी देखिए नाइट्रोजन वगैरह, अब नाइट्रोजन जो है आपका यहाँ पे, सपोज कीजिए कि आप नाइट्रोजन क्या करते हैं कि नाइट्रोजन तो यहाँ 78% या 78% आउट कहते हैं, तो क्या इसका यूज नहीं है, किसी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो यूटिलाइज हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है आपको। अगर नहीं लीजिएगा तो आपके हैवी हो जाएगा वो, और हैवी होगा तो आपके लंग्स को क्या करेगा, वो चोट पहुंचाएगा, और किसी तरह से इसको क्या करेगा, डिसमेंटल करेगा, इसको किसी तरह से हार्म, बहुत तरीका से, हर तरीका से ये हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, अगर आप हैवी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो है, भले आप 78% लेकर 78% आउट कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा से हो सके, फंक्शनिंग इसका बेल हो सके, इसके लिए ये भी जरूरी है, ठीक है। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये यूज में तभी आ रहा है जब 78% ले रहे हैं और कुछ परसेंट इसका रख ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका, अगर मान लीजिए कि सिर्फ नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करते और ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हैवी हो जाता है और आपके वाल को बहुत बताया ना, डिलिकेट होता है ये सब। तो ये कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल, अब वो अपने आप में टॉपिक है, उसमें अब जाइएगा एक इंडिविजुअल में, तो वो अपने आप में टॉपिक है, तो उसमें बताएंगे जब टॉपिक है इसको उठाएंगे तो, ठीक है। तो ये होना भी अपने आप में क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है इस चीज होने में, नहीं तो हैवी हो जाएगा, ठीक है। और हैवी होने की वजह से क्या होगा कि ये इसके वाल पे बहुत तरीका से प्रेशर पड़ेगा, और ये वाल जो है वगैरह और भी जो चीजें हैं वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा और खराब होगा।
तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें कि रिस्पायरेशन में किस तरह से चीजें टूटा और उसके बाद हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, रिस्पायरेशन में ये सिंपल फॉर्म में टूटा, उसके बाद ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोसेस ये हो रहा होता है तो ये प्रोसेस में ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगा। तो ये अब हमारा ये क्या है, ये वेस्ट क्रिएट हुआ, इसको आउट कर दिए हम लोग बाहर। ऐसा जब बायोलॉजिकल प्रोसेस, फूड खाएं तो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सा ऐसा नाइट्रोजन मतलब वेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो वेस्ट जैसे ही क्रिएट होता है तो आप देखिए बहुत सा वेस्ट है, जैसे यूरिया क्रिएट हो गया, यूरिक एसिड क्रिएट हो गया, तो उसको आउट करना है बॉडी से। ठीक है, तो अगर आप अब देखिए जिंदा रहने के लिए आपको खाना खाना जरूरी है, लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं तो बहुत ऐसा चीज भी हो रहा है डेवलप जिसको बॉडी से आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आउट नहीं होगा तो आपके लिए क्या है, वो हार्मफुल है, चोक करेगा आपको बॉडी को, आपको सिस्टम को स्लो कर देगा। धीरे धीरे क्या होता है, वही केमिकल्स जमेगा, अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं हुआ, उसका आउट नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जो भी टाइम है, इसलिए बोला जाता है एजिंग। आप सुने हुए हैं एजिंग क्या होता है, कि एजिंग में क्या होता है कि आपको जितना खाना है उससे थोड़ा कम खाइए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी उम्र है ना, उससे आप 20 साल 25 साल तक ज्यादा आप जिंदगी अपना गुजार सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, वो खैर एक अलग टॉपिक आ जाता है, इंडिविजुअल टॉपिक। तो सिर्फ हम यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसलिए आपको जोड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए चीजें जो है आप खा रहे हैं तो बहुत सा आपका क्या हो रहा है, किसी चीज को आपको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए एनर्जी जरूरी है, लेकिन रिपेयर होने के दौरान जो फूड आपका प्रोसेसिंग हो रहा है उस दौरान बहुत सा ऐसा चीज क्रिएट हो रहा है जो बॉडी को अनवांटेड चीज है, जो बॉडी को नीड नहीं है, उसको आउट करना है। तो अगर आप सब कुछ सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता है ना, तो कुछ चीजें अच्छे से आउट नहीं हुआ तो ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारा देख रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड है चीजें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जब आप खाना खा रहे हैं तो जो यूरिया यूरिक एसिड ये सब क्रिएट हो रहा होता है, तो लीवर क्या करता है, जब अमीनो, हम आपको बताएं ग्लूकोज किस तरह से यहाँ पे टूटने के बाद इस तरह से हुआ, उसी तरह से अमीनो एसिड और सिंपल फॉर्म में जब टूटता है ना तो ये अमोनिया में टूटता है। और लीवर देखिए, लीवर जो होता है इस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में चेंज कर देता है। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर आपका लीवर अच्छा नहीं है तो फिर भी दिक्कत होगा। अब ये यूरिया जो होता है यहाँ आउट करना है, तो ये यूरिया कैसे आउट होगा, तो ये यूरिया जो होता है, देखिए अब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है कि ऑक्सीजन यहाँ तक आया, ये इस किस तरह से आ रहा होता है, सेल को क्या डायरेक्ट मिल जाता है, तो ये सेल को डायरेक्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज कैसे हो रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट है। अब ये ऐसे रहिएगा आप, तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये आपका राइट एट्रियम हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ भाल्व्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड जाता है, यहाँ से आपका ब्लड इन करता है, यहाँ से ब्लड आपका आउट होता है, यहाँ से ब्लड आपका आउट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड यहाँ से, देखिए अब मान लीजिए ये जो प्रोसेस हुआ सेल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हुआ, तो ये अब कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालना है। तो ये एक्चुअली बाहर कैसे निकलता है, तो यहाँ से जो भी प्रोसेस हुआ आपका, यहाँ जो सेल्स वगैरह जो सेल्स है, तो उसमें कैपिलरी के थ्रू जो हुआ, तो यहाँ से जो होता है ये सारा ब्लड में ब्लड फ्लो करेगा, जो भी है सब सिस्टम वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो वेसल्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ से आपका इसी जो हार्ट है उसका राइट एट्रियम में आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने वाला ब्लड जो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीनेटेड नहीं है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ से आएगा, ये भाल्व के थ्रू अंदर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब यहाँ से आएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए यहाँ पे जो आर्टरी होता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, तो साफ ब्लड नहीं होता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यही है जो साफ खून नहीं कैरी करता, प्योर ब्लड नहीं कैरी करता। प्योर ब्लड कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं कि अनप्योर ब्लड। तो ये आर्टरी में से प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, अनप्योर ब्लड फ्लो होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसा ब्लड फ्लो होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब यहाँ से ये चीजें क्या होती है कि राइट वेंट्रिकल से ये आएगा, और आपका यही जो कार्बन डाइऑक्साइड करने, इस ब्लड में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। यहाँ आपको बताया था एल्वियोली के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। देखिए ये कैसे आउट हुआ। लेकिन जो अमोनिया आपका है, यहाँ अमोनिया, ये अमीनो एसिड जो आपका जब कन्वर्ट होता है अमोनिया में, तो ये लीवर इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया यूरिक एसिड अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, इसको बाहर निकालना है। नाइट्रोजनियस वेस्ट क्रिएट जो हुआ, तो इसको बाहर जो निकाला जाता है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो उसके लिए हम एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, बताएंगे। अभी आप ट्रांसपोर्टेशन में रहिए। तो देखिए यहाँ से जो खराब चीजें है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बाहर निकल गया आपका, यहाँ निकल गया बाहर लंग्स के थ्रू। अब यही पूरा ब्लड क्या होगा, लंग्स जानते हैं कि एल्वियोली में हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा वो,
और बाकी चीज़ हम लोग बाहर फेंक देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर फेंक दिए, बताएं नाइट्रोजन भी दिए बाहर फेंक दिए, और यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसका कितना कैपेसिटी है वो अब जाकर लेक्चर देखेगा, हम सिर्फ यहाँ फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, लेक्चर देखेगा वहाँ पूरा बताएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होगा, आपकी ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ आता है और ये यहाँ आपके हार्ट में जाता है। डायरेक्टली क्या चला जाता है सेल के पास? नहीं, डायरेक्टली सेल के पास नहीं आता है। सबसे पहले ये हार्ट में घुसेगा पूरा ऑक्सीजन लेते हुए, ब्लड जो है जो ऑक्सीजन इसमें आ गया यहाँ एल्वेली के साथ। अब ये पूरा सबसे पहले हार्ट में जाता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाता है, यहाँ से वाल्व के थ्रू इधर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ 120/80 से बताया था आपको सिस्टोलिक अपॉन डिस्टोलिक, उसके हिसाब से ये ब्लड प्रेशर ये फेंकता है। और उसके बाद वो पूरा कहाँ जाता है? पूरा सेल्स में जाता है, पूरे सेल्स देखिए ये पूरा सेल्स में गया और यहाँ पे फिर सेल्स में गया और फिर ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपना दिया। ये आप खाना खाएं, ग्लूकोज वगैरह जो भी ब्लड में क्या है, ब्लड में ये तो इसे फॉर्म ना विली में बताया था आपको। विली में क्या होता है, इसे फॉर्म में जो टूटता है तो विली जो होता है, एलियम का विलीन जो होता है, विली वो क्या करता है, ये यही तो है जो ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, ऑब्जर्व कर लेता है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए ये सारा का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होकर क्या जाता है पूरा ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड में ही सारा चीज है। और यही ब्लड में जो सारा चीज है ग्लूकोज है, तो अब ये ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए आपको ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो यही ब्लड लेके फिर ऑक्सीजन आता है और सब जगह देता है। ठीक है, तो सब जगह देता है, तो ये कैपिलरी में सब जगह दिया, इस तरह से हर जगह प्रोसेस ही हो रहा होता है। तो ये सही, आप ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे दिया तो ऑक्सीजन आके दिया तब ये बना। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो फिर अलग चीज बन जाएगा जो कि आपका क्राइम वगैरह क्रिएट करता है। ठीक है, बताया था आपको लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से क्राइम वगैरह क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अब यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे एक सिनेरियो आपका क्रिएट हो रहा होता है कि यहाँ पे अब जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगा, तभी यहाँ से हमको एनर्जी मिलेगा। अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही यहाँ से आता है, उसके बाद ये जाता है, उसके बाद तब एनर्जी आपको मिल रहा होता है। तो जब एनर्जी आपको मिल गया फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बन जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर आपको ये हार्ट में लेके आएगा, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर लंग्स में देगा, फिर यहाँ से पूरा प्योर वाला लाएगा, प्योर ऑक्सीजन, प्योर ब्लड में प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ प्यूरिफाई बोल सकते हैं उसको कि ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन होना ब्लड में उसी को प्यूरिफाई बोलते हैं। तो यहाँ प्यूरिफाई हो गया ब्लड और फिर यहाँ से आएगा, फिर ये देगा, फिर यहाँ पे ये वाला प्रोसेस, खाना आप खाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट कर क्या बनेगा, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगा और टूट कर ये बनाएगा एनर्जी, और यही एनर्जी आपका इस्तेमाल होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसको फिर बाहर करना। तो फिर पूरा ब्लड क्या करेगा, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेकर आएगा, ऑक्सीजन दिया कार्बन और इस तरह से प्रोसेस होकर इस्तेमाल हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां जो बना उसको उठा के लेकर आया और इस तरह से फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। समझे, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहता है। अब यहाँ से आपका इस तरह से आपका रिस्पायरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब जब एक्सक्रीशन होता है आपका, तो देखिए किस तरह से एक्सक्रीशन होता है आपका। तो अब हम था कि आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको भी बाहर निकालना है, ये सही नहीं है। तो देखिए ये कैसे बाहर निकलता है, ये आपका किडनी है। ठीक है, किडनी हो गया ये। तो किडनी आपका जो है, हम आपको बताए थे कि ये रेनल आर्टरी होता है और रेनल वेन होता है। तो इसी तरह से क्या होगा, आप आपको बताए थे इधर लेफ्ट में राइट में भी दोनों तरफ होगा। तो आप एक साइड से समझिए, दूसरा साइड से फंक्शन आपको बता रहे हैं, बाकी आप लेक्चर देखिएगा वहां बताएं। तो यहाँ देखिए राइट एट्रियम जो है, राइट रेनल जो आपका आर्टरी होता है, तो आपको बताया था एरोटा होता है सबसे मोटा नस, वेसल्स जो होता है सबसे मोटा वेसल्स। तो क्या हो गया एरोटा, फिर उसे थोड़ा पतला वेसल्स, आर्टरी और पतला वेसल्स, क्या हो गया आर्टियोल्स और पतला कैपिलरी। तो यही है। इसी तरह से जो रेनल आर्टरी क्या है, मेन आर्टरी जो इसको खून दे रहा है किडनी को। अब जब ये खून दे रहा होता है किडनी को, तो क्या इस खून के साथ क्या होगा, रेनल आर्टरी में क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड वहां लंग से ऑक्सीजन लेके आया वो दे दिया यहाँ। तो इसको भी तो काम है, ऑक्सीजन चाहिए इसको भी, तो ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे करेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो। जो आप खाना खाया उस समय ब्लड भी है, ब्लड में आपका ये सारा कुछ है। अब जब ऑक्सीजन आप लीजिएगा, अब जब आप ऑक्सीजन लेके आइएगा ऑक्सीजन वाला, तो वो ब्लड वाला क्या होगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, यही चेंज हो जाता है ये चीज। तो ये सब ये जो किडनी अपने आप में ऑर्गन है ना, इसमें भी तो ये भी तो सेल से बना है, टिश्यू बना, पूरा सेल मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन। तो इसमें सब में सेल है। तो इसको भी अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, इसको भी अपने आप को रिपेयर होना चाहिए। तो रिपेयर होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होगा, ये खून ब्लड जो है आपका वहां एल्वेली से ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सीजन लेके आने के बाद क्या होता है कि आप खाना खाए हैं तो ये सारा चीज आपका है। अब ये चीज क्या होता है, यहाँ भी टूटेगा, यहाँ भी क्या होगा, ये चीज बनेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रेनल वेन के थ्रू क्या कर देगा, रेनल वेन के थ्रू ये सारा ब्लड लेकर जाएगा वापस। बताए थे कि हर जगह आर्टरी गया हुआ और हर जगह वेन गया हुआ, तो आर्टरी अच्छा लेके जाता है खून, यानी ऑक्सीजन वाला खून लेके आता है, उगल देता है और खाना खाया, ये प्रोसेस होगा और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वेन क्या करता है उसको वापस लेके आके ऊपर दे देता है, ठीक है, ऊपर लंग्स में देगा, एल्वेली के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। अब यहाँ से जो रेनल आर्टरी यहाँ दिया तो आपको ऑक्सीजन लेके आया यहाँ दिया और ये खाना खाया, ये प्रोसेस हुआ तो इसको एनर्जी मिल रहा है और ये चीजें चलते रह रहा है। तो उसी तरह से क्या होता है, आप गोल्गी बॉडी वगैरह बताए होंगे, देखिए अभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वो एक गोल्गी बॉडी वगैरह क्या होता है कि आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, अभी आप टॉपिक पर आइए। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोमी से आप पढ़े होंगे ना, तो वो सब क्या होता है कि आप जिस चीज को यूज कर रहे होते हैं ना, तो सब एनर्जी उसी को प्रोवाइड कर रहा होता है, समझे। आप बोलने का बोल रहे हैं तो जो चीज इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो उसको वो एनर्जी दे रहा है, इस वजह से आप बोल पा रहे हैं, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि यहाँ एक क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्पायरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिस्पायरेशन रुक जाएगा तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी, समझे। तो ये प्रोसेस होना जरूरी है, इसके लिए फूड जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, समझे। तो ये चीज ऐसे कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जाइएगा ना और भी बहुत सा चीज होता है। खैर वो एजिंग का आ जाता है, वो एजिंग में हम बताएंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक उसको उठाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके बताएंगे। तो अभी आपका जो सिस्टम 10th में है वो सारा क्या क्या फंक्शन क्या हम आपको लिंक किए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जब ऐसे दे रहा होता है तो रेनल आर्टरी के थ्रू ऐसे जाके ये सब कुछ दिया। अब देखिए इसी में क्या होता है कि दो चीज होता है कि ये रेनल आर्टरी और जब पतला हुआ तो कुछ और नाम, कुछ और पतला कुछ और नाम, जिस तरह से यहाँ पे नाम हुआ एरोटा आर्टरी आर्टियोल्स, ठीक। उसी तरह से ये जो है कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और ये ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ऐसे कनेक्ट कीजिए। तो ये जो रेनल आर्टरी है ये और पतला होता चल जाएगा, अंदर जाएगा तो और पतला 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 पतला। तो ये रेनल आर्टरी का और पतला हुआ वाला भाग है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नाम से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इसका नाम है क्या, एफरेंट आर्टियोल्स हो जाता है, ठीक है। ये रेनल आर्टरी का ही और पतला हो गया, और पतला हो गया, ये रेनल आर्टरी है, और पतला होते होते ये रेनल आर्टरी का एक पार्ट है। अभी अंदर में ही हम क्या कर रहे हैं, ये किडनी जो है, किडनी के अंदर में ही हम आपका पार्ट बना रहे हैं। ये जो है और पतला हुआ तो इसका नाम हो गया क्या, और पतला हुआ तो आर्टियोस नाम हो गया, एफरेंट आर्टियोस। और पतला हुआ आगे जाके ये जो निकल रहा है तो इसको क्या नाम हो गया, एफरेंट। इसको एफरेंट और ये हो जाता है एफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्टियोस। तो चूंकि हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ही आपका क्या होता है कि खून में आपका सब कुछ है, खून में आपका यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कुछ। तो जो अच्छा जो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है। जो आपका यूरिया है, यूरिक एसिड, ये सब डिजॉल्व फॉर्म में, जैसे खून में ब्लड में आपका खून है, अगर खून में आपका ब्लड में आपका खून नहीं, मतलब ब्लड जो है आपका उसमें वाटर है, अगर ब्लड में अगर वाटर आपका अच्छे लेवल पे नहीं रहेगा ना तो अच्छे से चीज डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो निकल नहीं पाएगा, और निकल नहीं पाएगा तो फिर अंदर रहेगा तो वो किसी तरह से आपको दीवार पे स्टिक करेगा, आपको किसी ना किसी तरह से हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो आपको सिस्टम को स्लो करेगा, तो इसलिए अच्छे से निकलना जरूरी है। तो ब्लड का इसलिए पानी अच्छे से पीते रहना चाहिए, ठीक है, पानी अच्छा लेवल पे रहना चाहिए। क्योंकि ब्लड में देख रहे हैं प्लाज्मा 60% प्लाज्मा, 90% वाटर से बना हुआ। तो पानी अच्छा, आपका यूरिया, यूरिक एसिड है तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो किडनी से निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखे लंग्स से ऐसे करके प्रोसेस होकर निकल गया, लेकिन ये चीजें के लिए किडनी एक ऑर्गन बनाया गया और किडनी के थ्रू वो बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल्टर होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका फिल्टर जब करता है ना तो यूरिया तो निकाला ही, तो जो आपका वाटर होता है ब्लड में, वाटर में वो डिजॉल्व हो जाता है, वो डिजॉल्व होकर इधर बाहर निकल गया। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके साथ साथ ये फिल्टर और भी चीज को कर देता है। किस चीज को कर देता है, जो यूजफुल है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और भी जो यूजफुल है ना उसको भी फिल्टरेट कर देता है ये। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो फिल्टर हुआ, और जो नहीं फिल्टर, मतलब अब जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा वो ऑब्वियस बात है नहीं फिल्टर होगा, जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा यहाँ से फिल्टर हो जाता है। तो अभी ये जो है इसके थ्रू, जैसे बड़ा पार्टिकल में क्या था, ये कार्पसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पैलेट, ऐसा नहीं फिल्टर होता है, और यही खून यहाँ से सारा कुछ छोड़ा, अपना जो आया ऑक्सीजन दे के दिया कार्बन, और यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अपना फिल्टर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यूरिया वगैरह को हटाया और वाटर वगैरह को, यूरिया का तो मेन है इसको हटाना, यहाँ पे हटाया। और साथ साथ ये क्या करता था, जो अच्छा चीज है ना उसको भी यहाँ पे, जो छोटा है, जो अच्छा चीज जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, उस सबको भी यहाँ पे वो क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। और जो ब्लड क्या ऐसा खेला किस में हो रहा है, एक वेसल्स नस है, और ये मतलब वेसल्स है, एक वेसल्स में ये खून के अंदर सारा खेला हो रहा है, मतलब एक वेसल्स के अंदर खून बह रहा है, उसी में सारा खेला हो रहा है। वो बहा और मोटा में गया, और पतला में गया, ये और पतला हुआ, ये और पतला, ये सब वेसल्स में ही हो रहा है। और ये वेसल्स में खून बह रहा है, और इस तरह से यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद अपना ऐसे खून लेके यहाँ निकल गया।
ठीक है, ऐसे खून लेके चला गया तो यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दिया, ये निकल गया, रेनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये अंदर ऐसे प्रोसेस होते जाएगा और रेनल वेन के थ्रू ये कहाँ जाएगा, ये रेनल वेन के थ्रू आपको लंग्स में जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर वहां से ऑक्सीजन लेगा, फिर इसी तरह से प्रोसेस होगा। अब ये जो होता है, ये जो एक्स्ट्रा छोड़ देता है ना, तो फिल्टर जो कर देता है, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल्स करता है। बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। एक्चुअली बोमेन्स कैप्सूल नहीं, एक्चुअली ये करता है PCT, ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, ये एक्चुअली इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो अब इसके रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड करता है दो चीज पे। वो कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है, एक तो आपका कितना वाटर जो है, आपका वाटर जो यहाँ पे छोड़ा गया, ठीक है। तो जब यूरिन अब करते हैं, यूरिन में आपका क्या होता है, यूरिन में यूरिया मात्र 2% होता है। आपका 95% क्या होता है, आपका 95% आपका यूरिन जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाटर, अब यहाँ पे जो एक्सेस ये निकाल दिया, यूरिया तो निकाला ही, साथ साथ वाटर जो एक्सेस निकाल दिया, वाटर भी यहाँ पे क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है, तो वो एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। तो अब वो जो एब्जॉर्ब होगा तो वो डिपेंड करता है दो चीज पे, कि आपके ब्लड में वाटर की कहीं कमी तो नहीं है। अगर आपके ब्लड में वाटर की कमी होगी, ठीक है, आपके ब्लड में अगर वाटर की कमी होगी, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं तो मतलब ब्लड में के अंदर प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर 90% खून का बना हुआ, 90% प्लाज्मा क्या है, वाटर का बना हुआ है। तो अगर ये डिफिशिएंट होगा तो यहाँ पे जो वाटर फिल्टर करके निकाला है एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे क्या होगा कि वो रीअब्जॉर्ब जो करेगा, अगर ज्यादा करेगा, अगर कमी रहेगा तो ज्यादा, ब्लड में खून में अगर पानी की कमी रहेगी आपका, तो यहाँ पे जो फिल्टर कर दिया है वो एक्सेस वाटर, जो वाटर कर देता है यहाँ पे फिल्टर, वो क्या होता है, क्या सब वाटर को यहाँ पे फिल्टर कर देगा, नहीं। आपको बताया किस तरह से यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, जो बड़ा वाला है वो फिल्टर हुआ, जो छोटा वाला है वो नहीं फिल्टर हुआ, प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो फिल्टर हो जाता है और इधर आ जाता है। और इसके बाद इधर नली से क्या होता है, आपको यहाँ पे जब हम बताए थे, इस तरह से बना हुआ होता है यूरिथर, और इस तरह से यूरिटर और यूरिनरी ब्लड, इस तरह से आपको होता है। तो ये क्या होता है कि यही यहाँ पे सिस्टम हुआ, ये यूरिनरी, ये क्या होता है, इसके थ्रू, यूरिटर के थ्रू होते हुए आपका यहाँ स्टोर होता है पेशाब, और यूरिथर के थ्रू सुसु आपका यहाँ स्टोर होता है, और ये यूरिथर के थ्रू आप उसको आउट कर देते हैं बाहर, ठीक है। अब ये कहाँ से कनेक्ट होता है, तो रिप्रोडक्शन जब बताएंगे तो बताएंगे आगे कहाँ कनेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो जब ये चीजें जब हो रही होती हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से डिपेंड कर रहा है। RBC 120 दिन में क्या हो जाता है, इसका ग्रेवयार्ड क्या है, RBC का स्प्लीन है, हर चीज क्या होता है कि उसका लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, फिर नया नया बनते रहता है। तो वही है कि यहाँ पे अगर ब्लड में अगर पानी का ना अच्छा इफिशिएंसी में हमेशा पानी नहीं ले रहे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिफिशियंसी होगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर आपका खून में क्या है, पानी का डिफिशियंट है, तो फिर ये यहाँ पे क्या होगा कि जो रीअब्जॉर्ब यहाँ पे होगा वाटर, वो वाटर क्या होगा, कम मतलब रीअब्जॉर्ब ज्यादा होगा और निकलेगा यूरिन में पानी, जो यूरिन जब बाहर निकलता है तो उधर कम निकलेगा। तो जिसकी वजह से आप यूरिया देखिए, आप क्या एक्चुअली जो होता है, यूरोक्रोम पाया जाता है। आपका सुसु जो येलो दिखता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो कभी कभी यूरोक्रोम, आपका पानी अगर और कम हुआ, ठीक है, पानी कब और कम होगा, क्योंकि जब पानी आप अच्छा से नहीं पिए तो आपका ब्लड में क्या है, अगर पानी के यहाँ डिफिशिएंट होगा तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्ब जो होता है वाटर वगैरह का, और तो वो क्या होगा, बाकी ग्लूकोज अमीनो एसिड तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन क्या जिस पे डिपेंड करता है, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है आपका कि कितना वेस्ट आपका डिजॉल्व है, कितना वेस्ट जो है वो डिजॉल्व है वाटर में, उसको एक्सक्रीट करना है। दूसरा कि आपका ब्लड में पानी की कहीं कमी तो नहीं है, आपके ब्लड में कहीं पानी की कमी तो नहीं है। तो अगर ब्लड में अगर पानी की कमी होगी तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो ज्यादा जब जैसे ही करेगा तो मतलब यूरिन आपका येलो ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ब्लड अच्छा इफिशिएंट वाटर कंटेन कर रहा है आपका ब्लड, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कम पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी और ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो येलो नहीं दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये और भी बहुत सा फैक्टर होता है। एक आप टैबलेट वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, बायोटीन खा रहे हैं, उसके वजह से भी उस पिगमेंट रखता है, उस पिगमेंट की वजह से वो कलर, आप पानी इफेक्टिवली आपके ब्लड में अच्छा पानी है फिर भी आपको येलो सुसु दिखेगा। उसका वजह ये भी होता है कि टैबलेट की वजह से, या फिर आप बायोटीन वगैरह ले रहे हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है। वो ये नहीं चीज को दर्शा रहा होता है कि आपका ब्लड में पानी की कमी है, समझ रहे, ये चीज होता है। अच्छे मतलब है तो ये क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारा अच्छा पानी बाहर आएगा। तो जिसकी वजह से यूरोक्रोम जो होता है हमारा येलो नहीं, यूरोक्रोम जो होता है आपका वो क्या होता है, वो आपका येलो इंडिकेट नहीं होता है, विजुअलाइज नहीं होता है, क्योंकि पानी अच्छे मात्रा में होता है, ठीक है। तो अच्छे मात्रा में पानी रहेगा तो कोई चीज क्या हो जाता है, छिप जाएगा ना उसमें,
अरे भाई आप इतना पानी लीजिए, एक बूंद इसमें डालिए, अब कम पानी लीजिए, एक बूंद डालिए, तो किसमें ज्यादा येलो आपको दिखेगा, समझ रहे हैं बात? ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज आपका हो गया, एक तो ये चीज पे डिपेंड कर गया, दूसरा चीज पे किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो डिजॉल्व्ड वेस्ट है वो कितना। मान लीजिए आप खाना खूब खा रहे हैं, फूड आप खूब खाएं, फूड खा रहे हैं, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, सब बन रहा है, अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपका डिजॉल्व वेस्ट यहाँ से क्या है, बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। जैसे ही डिजॉल्व वेस्ट आपका ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही आपका डिजॉल्व वेस्ट आपका मतलब वेस्ट ज्यादा क्रिएट हुआ, यूरिया ज्यादा क्रिएट हुआ, तो ये क्या हो, ये आपको अमोनिया में टूटेगा, अमोनिया लिवर यूरिया में बदलेगा, और ये आपका वेस्ट जो है वाटर में वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा। तो डिजॉल्व वेस्ट जो है आपका ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो होता है कि जो मान लीजिए आपको पानी कमी है, खून में आपका पानी की कमी है, क्या समझ रहे हैं, खून में आपका पानी की कमी है, लेकिन डिजॉल्व वेस्ट भी ज्यादा है, तो अब ये कैसे डिसाइड करेगा, इसको तो निकालना भी है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा उस समय आपका पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वेस्ट को भी देखना है, वो डिजॉल्व वेस्ट के हिसाब से, समझे। इस दोनों चीज पे वो डिपेंड करता है पानी, इस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है पानी का। यहाँ पे जो फिल्टर होता है ना, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो खून में आपका पानी कितना है निकलेगा, अगर खून में अच्छा मात्रा में पानी है तो यहाँ पे क्या होगा, कम एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पानी ज्यादा निकलेगा, समझ रहे। तो समझ में आया। अब यहाँ पे दो चीज, अब डिजॉल्व वेस्ट पे अगर देखेगा तो डिजॉल्व वेस्ट अगर जितना ज्यादा होगा, डिजॉल्व वेस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, आपका वो ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करेगा। आपके ब्लड में पानी की कमी रहे या नहीं रहे, ठीक है, तो ये ज्यादा आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट आपका ये निकल रहा है, तो ये क्या कौन निकाल रहा है, किडनी निकाल रहा है। किडनी में कौन, पानी, किडनी ब्लड में पानी है आपका, पानी में ही डिजॉल्व हो रहा है। अच्छा से नहीं रहेगा तो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं केमिकल आपका आपके वाल पे, आपके वेसल्स में जमेगा, किसी ना किसी तरह से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, फंक्शनिंग वेल नहीं होने देगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ भी देखते होंगे कि आप सुनते होंगे कि स्टोन हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर पानी आप अच्छे मात्रा में नहीं ले रहे हैं, डिसाइडिंग अच्छा से कभी कभी नहीं होगा, ठीक है, कि कितना निकालना है। तो वो अगर अच्छे से पानी रहेगा तभी तो ये अच्छे से इसको फ्लो करके, क्या सब कुछ तो केमिकल्स है ना, ऑक्सीलेट वगैरह ये सब बहुत कुछ केमिकल्स ही है, सब कुछ केमिकल्स है, तो इसको अच्छे से ऑक्सीलेट, तो ये अगर नहीं होगा आवाज, तो धीरे 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 बैठते 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 क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा स्टोन का रूप ले लेता है। और वो एक होता है नली, तो नली में कितना फ्लो होना चाहिए, तो समझे, ये सब चीज मैटर करने लगेगा आपका। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन था, ये छोटा सा था, मैं आपको इसको अटैच करने की कोशिश किया हूँ, होप आपको समझ में आया होगा।